हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है स्टेलाइजेशन का। हमने इसके मैं इसके दो वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरा थर्ड वीडियो है और अभी इसके 3-4 वीडियो और बनेंगे क्योंकि ये टॉपिक हमारा बहुत बड़ा है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस टॉपिक में फिजिकली मेथड चल रही है हमारी। इसमें हम थर्ड पॉइंट देख रहे हैं हमारा हीट। तो हीट हमने देख लिया था प्रीवियस वीडियो में, लास्ट पॉइंट हीट देखा था। अब हम हीट के अंदर जो दो उसके टाइप्स आते हैं उस बारे में देखेंगे। तो पहला टाइप हमारा क्या है, फ्लेमिंग। अब ये फ्लेमिंग क्या होता है? ठीक है, फ्लेमिंग मतलब होता है एक ज्योति या कहना चाहिए लौ। आपने घर में दिया देखा है, दिया जो दिया रहता है तो दिए की लौ है ना। जब हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लेम। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लेमिंग। तो अब हम उस लॉ के द्वारा या उस एक दीपक की लॉ है ना या ज्योति, ठीक है, उसे बोलते हैं हम फ्लेम या फ्लेमिंग। ठीक है, तो अब हम फ्लेमिंग में देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, द आर्टिकल्स आर पास्ड ओवर फ्लेम विथाउट अलाउइंग इट टू बिकम रेड हॉट। ठीक है, क्या दिया है कि द आर्टिकल्स आर पास्ड ओवर फ्लेम विथआउट अलाउइंग इट टू बिकम रेड हॉट। अब ये जो आर्टिकल होता है कौन सा, फ्लेमिंग का, ये जो फ्लेमिंग है एक आर्टिकल है। तो इसमें क्या किया जाता है, पास ओवर फ्लेम मतलब कि लॉ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसको किल होने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग का यूज करते हैं हॉट हीट में। तो क्या होता है कि जब हम ओवर फ्लेम पर उस लॉ पर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पास करते हैं तो ये विथआउट अलाउइंग इट टू बिकम रेड हॉट, मतलब कि लाल है ना, रेड हॉट, लाल आग होने से पहले ही, मतलब ये रेड हॉट होने की उसे अनुमति नहीं देता है। उस लॉ को रेड हॉट होने की या लाल आग होने की अनुमति नहीं देता है। अनुमति के बिना ही ये क्या हो जाता है, ओवरफ्लेम हो जाता है, पास हो जाता है रेड हॉट होने के पहले ही। ठीक है, अब क्या एग्जांपल क्या दिया है, माउथ ऑफ कल्चर। ठीक है, कल्चर के द्वारा माउथ, ट्यूब्स, कॉटन वॉल, प्लग्स एंड ग्लास लाइट्स, इनोक्यूलेशन लूप और वायर, इन सब को हम किस पर हीट करते हैं, फ्लेमिंग, मतलब फ्लेम के द्वारा क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे मान लो ग्लास लाइट है, उसे हीट करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, फ्लेम का, उस लॉ के ऊपर। अब देखो, अगर बहुत ज्यादा धधकती हुई आग के ऊपर अगर आप ग्लास लाइट को हीट करने जाओगे तो वो ग्लास लाइट जो रहेगी आपकी फूट जाएगी है ना, टूट जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि वो कहना चाहिए कि जो लौ होती है हम उसके ऊपर, अब जैसे ये लौ जल रही है, ठीक है, तो हम कैसे हीट करेंगे, ऐसे ऐसे उसको हल्का हल्का सा क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जो हमारी ग्लास लाइट पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे है ना। तो इसीलिए इसने दिया है फ्लेम का यूज, मतलब कि होना क्या कहना चाहिए कि रेड हॉट होने की अनुमति नहीं देता है ये, मतलब कि लाल नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्लास लाइट को हीट कर रहे हो तो भी उस ऐसे ऊपर से हल्का हल्का सा हीट कर लो तो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। और अगर आपका कॉटन बॉल है या ट्यूब्स है, कोई ट्यूब्स को भी अगर आपको हीट करना है तो आप उसे ऐसे ही हीट करोगे है ना। लैब में एक बर्नर रहता है, बर्नर के ऊपर जो लौ जलती है उसके ऊपर हम ऐसे हल्के हल्के क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इनोक्यूलेशन लूप होता है, इनोक्यूलेशन लूप मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि क्या होता है। इनोक्यूलेशन लूप ये इस टाइप से होता है, ठीक है, और ये इस टाइप से होता है इनोक्यूलेशन लूप। तो जब हमें कल्चर करना होता है किसका, बैक्टीरिया का, जब हमें कल्चर करना होता है तो हम इस इनोक्यूलेशन लूप का यूज करते हैं। ठीक है, और यूज करने से पहले हम इसकी इस नोक को, इस टिप को क्या करेंगे, स्टेरिलाइजेशन करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे। स्टेरिलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बंसन का यूज करेंगे। उस बंसन के ऊपर जो लौ जलती है उस लौ पर हम पहले इसे हीट करेंगे। क्यों हीट करेंगे, क्योंकि अगर इस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो हीट करने पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे।
ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम इस इनोक्यूलेशन लूप को क्या करेंगे, फ्लेमिंग करेंगे। अब फ्लेमिंग करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया है, लूप और वायर। जो वायर है, ठीक है, जो कहना चाहिए तांबे के वायर या जो सिल्वर के वायर जो लैब में मौजूद रहते हैं, उन्हें भी हम हीट किस पर करते हैं, उस लॉ पर। ठीक है, बंसन की जो लॉ रहती है उस पर हम हल्का हल्का क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसलिए क्या किया, किसका यूज किया जाता है, फिजिकली मेथड में फ्लेम का यूज किया जाता है। अब हम इसमें आगे देखेंगे, द टिप ऑफ फॉरसेप्स एंड स्पेट्यूल्स आर हेल्ड इन बंसन फ्लेम till they become red hot inoculation loop carrying infective material may be dipped in disinfectant before flaming to prevent to scatter in small drops। अब जो फॉरसेप्स होती है, ठीक है, जो कहना चाहिए कि जो फॉरसेप्स होती है उसकी जो टिप होती है, टिप कैसी होती है, नुकीली होती है। तो फॉरसेप्स की टिप और जो स्पेट्यूल्स होते हैं आर हिल्ड इन बंसन फ्लेम। तो बंसन फ्लेम के ऊपर जो बंसन फ्लेम क्यों बोला है कि बंसन के ऊपर जो लौ जल रही है उसके ऊपर हम फॉरसेप्स की जो नोक रहेगी उसे क्या करेंगे, टिप रहेंगे, उसे हम हिट करेंगे कि ठीक है, बंसन फ्लेम पर हम उसे क्या करते हैं, हिट करते हैं। फिर टिल दे बिकम रेड हॉट इनोक्यूलेशन लूप कैरिंग इन्फेक्टिव मटेरियल। अब क्या है कि रेड हॉट होने से पहले, रेड हॉट होने से पहले मतलब कहना चाहिए कि लाल होने से पहले उस इनोक्यूलेशन लूप को हम क्या करते हैं, हिट करते हैं। लेकिन उसे हिट कब तक नहीं करना है, मतलब इतना हिट नहीं करना है कि वो पूरी लाल हो जाए। लाल होने के बाद में वो जो तार होता है इनोक्यूलेशन का वो टूट भी सकता है ना। तो हमें उसे टूटने से बचाने के लिए क्या करना होगा, हम उसे हिट तो कर रहे हैं लेकिन उसे क्या नहीं होने देना है, रेड नहीं होने देना है उस इनोक्यूलेशन लूप को। और जब इनोक्यूलेशन लूप ही नहीं, कोई भी मटेरियल आप जब हिट करोगे उस लॉ पर तो उसने पूरी तरह से रेड नहीं होनी चाहिए। यदि आपको फ्लेमिंग करना है तो फ्लेमिंग में याद रखना कि जब आप ग्लास वेयर हिट करो या इनोक्यूलेशन हिट करो, हिट क्यों करना है हमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। तो जब भी आप हिट करो तो याद रखना कि उसने रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनोक्यूलेशन लूप रेड नहीं होनी चाहिए। जब रेड नहीं होती है तो हम क्या किस लिए यूज करते हैं उसका, कि भाई हम इसलिए देख रहे हैं कि कहीं उसके थ्रू कोई मटेरियल, इन्फेक्टिव मटेरियल हम जब कल्चर करने जा रहे हैं तो बैक्टीरिया को इफेक्ट ना करे, है ना। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने के लिए, कल्चर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनोक्यूलेशन लूप का यूज करते हैं। मे बी डिप्ड इन डिसइंफेक्टेंट्स बिफोर फ्लेमिंग, मतलब कि उसे उस इनोक्यूलेशन लूप को सैंपल के अंदर डिप करने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, उसे फ्लेम कर लेना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट कर लेना चाहिए ताकि उस पर कोई भी कंटामिनेशन ना रहे। टू प्रिवेंट टू स्कॉटर इन स्मॉल ड्रॉप्स, तो वो क्या कर, फ्लेमिंग होने के बाद में क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से प्रिवेंट रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और उससे फिर हम छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉप्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्लेमिंग के बारे में। आई होप आपको फ्लेमिंग समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है फ्लेमिंग में, बहुत ही छोटा है और बहुत ही ईजी है। बस जब भी आपको फ्लेमिंग करने के लिए बोला जाए तो आपको इतना याद रखना है कि भाई हमें फ्लेमिंग करनी है, बंसन जलाना, बंसन के ऊपर जो लौ जलेगी उस पर आपको हल्का हल्का हीट करना है। इतना याद रखना है कि उसने रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम आगे देखेंगे हॉट एयर ओवन के बारे में। ठीक है, कि हॉट एयर ओवन क्या होता है। आपने ओवन देखा है ना घर में, जो ओवन होता है, ओवन कैसे होता है, ये इस टाइप से ओवन होता है। ठीक है, तो इसे हॉट एयर ओवन क्यों बोल रहे हैं, है ना। गर्म वायु के द्वारा हम क्या करेंगे, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। तो हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसका टाइम कितना है, वो सब हम इस हॉट एयर ओवन में देखेंगे। ठीक है, तो हॉट एयर ओवन देखा है ना आपने, बाटी बनाने के लिए यूज करते हैं घर में। तो कहना चाहिए कि जो ओवन है उसी टाइप का होता है ये हॉट एयर ओवन, लैब में मौजूद रहता है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें, दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट। मतलब कहना चाहिए दिस इज मोस्ट वाइडली, हाँ मतलब सभी जगह, वाइडली मतलब सभी जगह सबसे अधिक स्टेरिलाइजेशन के लिए कौन सी मेथड का यूज किया जाता है, हॉट एयर ओवन का यूज किया जाता है।
किसके द्वारा? ड्राई हीट के द्वारा। ड्राई हीट के मतलब सूखी गर्म, मतलब कि सूखी हवा के द्वारा, सूखा गर्म के द्वारा क्या किया जाता है? स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। तो जो हॉट एयर ओवन है, इस मेथड का यूज वाइडली मतलब सभी जगह किया जाता है स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। होल्डिंग टाइम इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। We can sterilize all glass syringe, petri dishes, test tubes, flask, pipettes, cotton swabs, scalpel, scissors, liquid, paraffin, dusting powder, etc. अब क्या दिया है कि ये जो मेथड होती है सभी जगह कॉमनली यूज की जाती है, और इसमें कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स होती है तो उनका टेम्परेचर कितना बताया गया है? 116 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 1 आवर के लिए अगर हमें कोई भी रिक्वायरमेंट्स को स्टेरिलाइज करना है तो हम किस में करेंगे? हॉट एयर ओवन में करते हैं। तो हॉट एयर ओवन में जब हम स्टेरिलाइज करेंगे तो उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 116 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए, 1 आवर्स के लिए। होल्डिंग टाइम इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। और यदि आपका टाइम है ना, अगर आपका टाइम आधा घंटा है तो कहना चाहिए कि उसका टेम्परेचर भी कैसा रहेगा? अगर डिफरेंट टाइम है, ठीक है, अगर अलग समय है तो अलग तापमान भी रहेगा। अगर आधा घंटा है तो उसका टेम्परेचर भी उसके हिसाब से रहेगा। ठीक है, इसलिए उसने बोला है कि अगर डिफरेंट टाइम है तो टेम्परेचर भी कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। We can sterilize all glass syringes, petri dishes, test tubes, flask, pipettes, cotton swabs, scalpel, scissors, liquid, paraffin, dusting powder, etc. अब इसमें हम क्या करते हैं? हम जब कहना चाहिए कि क्या क्या स्टेरिलाइज करते हैं, उस रिक्वायरमेंट के नाम यहाँ दिए हुए हैं। ऑल ग्लास सिरिंज, जितनी भी ग्लास सिरिंज होती है, जितनी भी ग्लास लाइट है, जितनी भी ग्लास सिरिंज है, उन सभी को हम किसके अंदर रखते हैं? हॉट एयर ओवन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, पेट्री डिशेस, पेट्री डिश, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, पिपेट्स, कॉटन स्वैब, स्काल्पेल, सीजर्स, लिक्विड पैराफिन, डस्टिंग पाउडर, etc. ये सभी रिक्वायरमेंट्स हम किसके अंदर हम कहना चाहिए स्टेरिलाइज करते हैं? हॉट एयर ओवन के अंतर्गत हम इन सबको क्या करते हैं? स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है, स्टेरिलाइज करने के बाद ही हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, और याद रखना कि अगर आपका टाइम स्टेरिलाइज करने का टाइम यदि आपका आधा घंटा है तो उसका टेम्परेचर भी कम रहेगा। अब उसका आधे घंटे का टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो हम देखेंगे। 140 डिग्री सेंटीग्रेड आधे घंटे का रहता है। ठीक है, तो जितना आपका समय है उस हिसाब से आप क्या रखोगे? उसका टेम्परेचर रखोगे और उसका टाइमिंग, ठीक, इतना सेट करना पड़ता है हॉट एयर ओवन में। और आगे क्या दिया है कि कटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक सर्जरी शुड आइडियली बी स्टेरिलाइज्ड फॉर 2 आवर्स एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि सर्जरी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है, सर्जरी करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है ऑप्थेल्मिक सर्जरी करने के लिए, उन्हें स्टेरिलाइज करना है। ठीक है, तो उनको स्टेरिलाइज करने के लिए कितना समय लगेगा? 2 आवर्स लगेगा, मतलब कहना चाहिए 2 घंटे लगेंगे। और उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 150 डिग्री सेंटीग्रेड उसका क्या रहेगा? टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, अब क्या दिया है? होल्डिंग टाइम इज 1 आवर एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होल्डिंग टाइम आपको एक परफेक्ट बता दिया है कि अगर आपको 1 आवर्स के लिए स्टेरिलाइज करना है तो आप उसका टेम्परेचर कितना रखोगे? 160 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है 1 घंटे के लिए। ठीक है, और यदि आधे घंटे के लिए रखना है, 1.5 घंटे के लिए रखना है तो उसका टेम्परेचर कितना रहेगा वो हम इसमें आगे देखेंगे। ठीक है, फॉर ऑयल्स, ग्लिसरॉल एंड डस्टिंग पाउडर 1 घंटे के लिए हम ऑयल्स है मतलब तेल है, ग्लिसरॉल है एंड डस्टिंग पाउडर जो भी है, इन सबको स्टेरिलाइज कितने करने के लिए कितना समय लगेगा? 1 घंटा लगेगा। और उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 160 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर दिया है होल्डिंग टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम। अगर मान लो आपका होल्डिंग टेम्परेचर कितना है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी
अगर आपने आधे घंटे के लिए आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको आधे घंटे के लिए स्टेरिलाइज करना है तो उसका टेम्परेचर कितना रहेगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। क्लियर। उसके बाद में सेकंड है, अगर 1 आवर्स के लिए या 1 घंटे के लिए अगर आपको स्टेरिलाइज करना है तो उसका तो पता ही है कितना रहेगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक भी क्लियर। फिर थर्ड है, अगर 1.5 घंटे के लिए आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या जो भी आप स्टेरिलाइज कर रहे हो, अगर आपको उसे 1.5 घंटे के लिए स्टेरिलाइज करना है तो उसका टेम्परेचर कितना रहेगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ज्यादा कुछ नहीं है, अगर यहाँ उल्टा है, अपोजिट है, अगर आधा घंटा है तो सबसे ज्यादा मतलब 180 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और अगर 1 घंटा है तो उसका कितना रहेगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और अगर 1.5 घंटा है तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर रहेगा। यहाँ उल्टा चल रहा है ना, यहाँ सीधा नहीं है। अगर कम है, अगर आपका टाइम कम है तो आपका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ठीक है। फिर अगर आपका समय ज्यादा है तो आपका टेम्परेचर कम रहेगा। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा हॉट एयर ओवन के बारे में। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हॉट एयर ओवन का प्रिंसिपल, ठीक है, और उसके प्रिकॉशन देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम मॉइस्ट हीट के बारे में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। चलो ठीक है, हम इसी वीडियो में हॉट एयर ओवन के प्रिंसिपल और प्रिकॉशन क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मॉइस्ट हीट के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे हॉट एयर ओवन का प्रिंसिपल और उसके प्रिकॉशन, ठीक है। तो इसके प्रिंसिपल में क्या दिया है, प्रिंसिपल ऑफ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट। मतलब कि जो हॉट एयर ओवन है उसका प्रिंसिपल कहना चाहिए कौन से स्टेरिलाइजेशन के कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ड्राई हीट के प्रिंसिपल पर ये क्या करता है, वर्क करता है। स्टेरिलाइजेशन के लिए ये ड्राई हीट के प्रिंसिपल पर क्या करता है, वर्क करता है। फिर क्या दिया है, ड्राई हीट ऑक्सीडाइजेस और डीनेचर द एसेंशियल मेटाबॉलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो ड्राई हीट है, ठीक है, तो वो जरूरी होता है किसके लिए, ऑक्सीडाइसेस और डीनेचर के लिए जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका कहना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म के लिए ये जरूरी होता है। क्या? ड्राई हीट ऑक्सीडेस और डीनेचर के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऑक्सीडेस और डीनेचर के लिए और उनके मेटाबॉलिटिस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए ड्राई हीट आवश्यक होता है। thereby destroying them, sterilization temperature is inversely proportional to holding time। अब इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं, किसमें, हॉट एयर ओवन में। लेकिन कैसे किल होते हैं, जब उनका टेम्परेचर और टाइम दोनों फिक्स हो, उसके बाद ही स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पूरी तरह से किल हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या दिया है, प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ हॉट एयर ओवन। अब हमें देखना है इनकी सावधानियां। हॉट एयर ओवन जब हम करते हैं तो इसकी सावधानी क्या है, ठीक है। पहली क्या है, इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड। मतलब कि जब आप स्टेरिलाइजेशन कर रहे हो तो हॉट एयर ओवन जितना बड़ा हो उसमें रिक्वायरमेंट्स आवश्यकता से अधिक नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने आवश्यकता से ज़्यादा उसमें और ये कहना चाहिए रिक्वायरमेंट्स रख दिए हैं तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लोड होने की वजह से वो क्या हो सकता है, हॉट एयर ओवन डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। इसीलिए उसने बोला है कि इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, मतलब कि उसमें ज़्यादा आवश्यकता से अधिक इंस्ट्रूमेंट नहीं रखे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, ओवन मस्ट बी अलाउड टू कूल फॉर अबाउट 2 आवर्स। मतलब कि इसे ओवन मतलब अलाउ करता है कि जब आपने स्टेरिलाइजेशन कर लिया है तो आप उसे कूल होने के लिए या ठंडा होने के लिए कितने घंटे तक रहने देंगे उसको, 2 आवर्स के लिए आपको ओवन को रहने देना है। देखो आपने स्टेरिलाइजेशन करने के लिए टेम्परेचर कितना रखा, 1 घंटा रखा, उसका टाइम कितना रखा, 1 घंटा रखा, टेम्परेचर कितना रखा, 160 डिग्री सेंटीग्रेड रखा। तो जब आपका स्टेरिलाइजेशन 1 घंटे की प्रोसेस हो गई, उसके बाद में आप उसको 2 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए, ठंडा होने दीजिए 2 घंटे के लिए। अगर आपने 2 घंटे तक उसको ठंडा नहीं होने दिया तो आगे क्या हो सकता है,
बिफोर ओपनिंग द डोर्स अदरवाइज ग्लासवेयर में क्रैक्ड। मतलब कि अगर आपने 2 घंटे से पहले उसके डोर को ओपन कर लिया या खोल लिया तो अदरवाइज कहना चाहिए कि जो ग्लासवेयर है वो क्या हो सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं, टूट सकते हैं, है ना। इसलिए आप उसे कितने घंटे तक, 2 घंटे तक ठंडा होने दीजिए, उसके बाद में उसके डोर को ओपन करके देखिए। अगर 2 घंटे के पहले ओपन कर लिया तो जो ग्लासवेयर है वो पूरी तरह से क्रैक्ड हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा इस वीडियो में हॉट एयर ओवन और फ्लेमिंग के बारे में। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मॉइस्ट हीट के बारे में। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और कोई भी स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आ रही है तो भी बताइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।